हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर की होने वाली है। सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, जिसका नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और हिंदी में नाम है इसका भारतीय राजनीति और सरकार। अगर आपके पास भी ये पॉलिटिकल है तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 एंड वीडियो 4 प्रोवाइड करवा दी हैं, जिसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो 5 होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि और भी पार्ट आएंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, एंड अगर प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, फिर हमने लास्ट जहाँ छोड़े थे क्वेश्चन, वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रीय दलों के उदय के प्रमुख कारण क्या हैं। यानी जो क्षेत्रीय दल हैं उनका जो उदय हो रहा है उसके प्रमुख कारण क्या क्या हैं, ये आपको बताना है। चलिए, परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव पिछले कुछ दशकों में अत्यधिक बढ़ा है। यानी पिछले कुछ टाइम से ही हम भारतीय राजनीति में जो क्षेत्रीय दल हैं उनका प्रभाव देख सकते हैं ज़्यादा। जहाँ पहले राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व था, वहीं अब राज्यों और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रीय क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति ने भारतीय संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक राजनीति को नया आयाम दिया है। यानी देखिए, पहले जो थे वो सिर्फ राष्ट्रीय जो दल थे उन्हीं का वर्चस्व था और गिने चुने ही कुछ दल थे, लेकिन अब जो है वो क्षेत्रीय दल का जो वर्चस्व है वो भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये राजनीति को नया आयाम दे रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रीय दलों के उदय के प्रमुख कारण क्या क्या है। अगर हम इनके प्रमुख कारणों की बात करें कि इनका उदय क्यों हो रहा है, तो पहला आप लिखेंगे, क्षेत्रीय असीमिता और पहचान की भावना। किस तरह से क्षेत्रीय असीमिता और पहचान की भावना है, इसमें आप लिखेंगे, भारत जैसे विविधताओं वाले देश में भाषा, संस्कृति, जाति और क्षेत्रीय पहचान को लेकर लोग विशेष जुड़ाव रखते हैं। यानी देखिए, भारत जो है वो एक विविधता वाला देश है, जहाँ हर क्षेत्र की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी जाति, अपना जो क्षेत्रीय पहचान है वो होती है, जिसकी वजह से लोग अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्षेत्रीय दल इन भाषाओं को राजनीतिक मंच देते हैं, जिससे उन्हें जन समर्थन मिलता है, और इसी वजह से जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है उसे एक तरह से राजनीतिक मंच मिल जाता है। इसी वजह से जो क्षेत्रीय दल हैं वो बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, केंद्रीय सरकार की उपेक्षा। किस तरह से कई बार राज्य को लगता है कि केंद्रीय सरकार उनके क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी कर रहा है, जिससे नाराजगी बढ़ती है और क्षेत्रीय नेतृत्व उभरता है। यानी कई बार ऐसा भी लगता है जनता को कि जो उनके क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको सरकार नज़रअंदाज कर देती है, इग्नोर करती है, जिसकी वजह से जो क्षेत्रीय नाराजगी है वो बढ़ती है और वो फिर अपने ही क्षेत्र का किसी इंसान को खड़ा करते हैं या किसी को लेकर आते हैं जो अपने ही क्षेत्र का हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता। भारत में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता बहुत गहरी है। क्षेत्रीय दल इन विविधताओं की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं और लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। यानी जो क्षेत्रीय दल हैं, जो भाषाई विविधता है उसको भी बढ़ाने या फिर ये कहें उसको सुरक्षित करने का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से जो वो हैं वो क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। ये भी कारण है कि क्षेत्रीय दल जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, जातीय और उपराष्ट्रीय आंदोलनों का प्रभाव। किस तरह से जो जातीय और उपराष्ट्रीय आंदोलन है उनका प्रभाव हो रहा है। बहुत से क्षेत्रीय दल जातीय आधारित या उपराष्ट्रीय आंदोलन से उत्पन्न हुए हैं, जैसे दलित आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन, गोरखा आंदोलन आदि। इनका राजनीतिक रूप क्षेत्रीय दलों के रूप में सामने आया। यानी कुछ ऐसे आंदोलन हैं जो जाति या फिर उप जो राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं उनसे ही उभरे हैं। उनके उदाहरण में आप ये सारे आंदोलन लिख सकते हैं, ये सारे जो वर्ग हैं ये लिख सकते हैं, जो कि राजनीतिक क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आए हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, राष्ट्रीय दलों की विफलता। किस तरह से जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी विफलता हो रही है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे, राष्ट्रीय दल कई बार स्थानीय समस्याओं और जनभाषाओं को समझने और हल करने में विफल रहते हैं, जिससे जनता स्थानीय विकल्प यानी क्षेत्रीय दलों की ओर आकर्षित हो जाती है। क्योंकि अगर सरकार उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं देगी तो वो क्या करेंगे, जो लोकल वाले क्षेत्रीय जो दल हैं उनकी तरफ ही तो आकर्षित होगी। तो ऐसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, गठबंधन युग की राजनीति। किस तरह से 1990 के बाद भारत में गठबंधन सरकार का दौर शुरू हुआ, जिससे क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय राजनीति में भी भूमिका मिलने लगी। इससे उनकी
ताकत और महत्व बढ़ गया है। यानी जब गठबंधन सरकार होती है तो क्षेत्रीय जो दल होते हैं जिनके पास छोटे मोटे वोट्स होते हैं वो भी गठबंधन करके सरकार में आ जाते हैं, जो कि हमारे 1990 से शुरू हुआ था, जिसकी वजह से जो वो दल होते हैं उन्हें उन्हें महत्व और ताकत मिलने लगी। ठीक है, अगर हम उदाहरण की बात करें तो चलिए उदाहरण में आप लिखेंगे द्रविड़ मुनेन्द्र कड़गम DMK तमिलनाडु से हुए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे तेलुगु देशम पार्टी जिसको TDP भी बोलते हैं जो आंध्र प्रदेश में है, शिवसेना जो कि महाराष्ट्र में है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो कि आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस जो कि पश्चिम बंगाल में देखी जा सकती है। ये सभी इनके उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप लिखेंगे क्षेत्रीय दलों का उदय भारत की संघीय और लोकतांत्रिक संरचना की प्रकृति को दर्शाता है। यह दल स्थानीय समस्याओं की पहचान, संस्कृति की रक्षा और राज्यों के अधिकारों की वकालत करते हैं। हालांकि कभी कभी इनकी अत्यधिक क्षेत्रीयता राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती भी बन सकती है, लेकिन समग्र रूप से यह भारतीय लोकतंत्र को बहुआयामी और सहभागी बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट भी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में भारत की नियोजन विकास के बारे में आप क्या समझते हैं? यानी जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना आई थी उसमें भारत की जो नियोजन विकास की नीति थी उससे आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। चलिए परिचय से देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत एक आर्थिक रूप से पिछड़ा और सामाजिक रूप से असमान देश था, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से पीछे हो गए थे स्वतंत्रता के बाद। ऐसे में देश को समग्र विकास के लिए नियोजित विकास की आवश्यकता महसूस हुई और नियोजित तरीके से हम विकास करेंगे तभी आगे बढ़ सकते थे, ऐसा लोगों को लगा। इसी उद्देश्य से भारत ने स्वयं संघ की तर्ज पर पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करी और जो हमारा नियोजित विकास है उसके लक्ष्य या फिर उसको प्राप्त करने के लिए जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो बनाई गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक बनाई थी। भारत में योजना आधारित विकास प्रक्रिया शुरू हुई, यानी जो भारत है उसमें जो योजना आधारित विकास है वो शुरू हो गया था हमारा 1951 से। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक पुनर्निर्माण और कृषि विकास था, ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है उसको ऊपर उठाया जा सके। अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे कृषि और सिंचाई पर विशेष जोर। किस तरह से कृषि और सिंचाई पर विशेष जोर दिया गया? खाद्यान्न की कमी, बाढ़, सूखा जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कृषि क्षेत्र में सुधार तथा सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया, ताकि जो खाद्यान्न की कमी हो रही थी, बाढ़ जैसी समस्याएं थी, सूखा हो रहा था, कृषि नहीं हो रही थी, ऐसी जो समस्याएं हैं उनसे निपटा जा सके और हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ सके, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रोजगार सृजन। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और गरीबी हटाने की दिशा में पहल की गई, ताकि जो रोजगार है वो बढ़ सके और जो लोग हैं वो गरीबी से दूर हो सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट आधारभूत ढांचे का निर्माण। किस तरह से आधारभूत ढांचे का निर्माण हुआ? सड़कें, पुलों और बिजली परियोजना और परिवहन के माध्यम का विकास किया गया, ताकि दीर्घकालीन आर्थिक आधार बनाया जा सके। क्योंकि सड़कें हो गई, पुल हो गए, जो बिजली परियोजना है वो हो गई, वो हमारे दीर्घकालीन जो अर्थव्यवस्था का आधार है वो तैयार करता है। इसी वजह से इन मुद्दों पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाजवादी सोच का प्रभाव। किस तरह से जो समाजवादी सोच है उसका प्रभाव हो रहा था, तो इसमें आप लिखेंगे योजना में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण रही और संसाधनों के न्याय संगत वितरण पर भी बल दिया गया। जो योजना थी इसमें जो महत्वपूर्ण संसाधन है और जो संसाधनों का वितरण है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाने लगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रमुख उपलब्धियों की बात करें कि हमने क्या क्या हासिल किया, तो आप पहला इसमें लिखेंगे भाखड़ नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना जैसे बड़े जो बांध हैं वो इस टाइम पे ही बनाए गए थे, जो आज भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, बहुत सारी वृद्धि है, बहुत बड़ी लेवल पर हम यहाँ वृद्धि देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय आय में लगभग 3.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, यानी औसत जो हमारी वार्षिक दर है उसमें हम 3.6 की जो वृद्धि है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे नियोजन आय की भूमिका स्थापित हुई, यानी जो नियोजन आय है उसकी जो भूमिका है वो स्थापित हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सीमाएं और चुनौतियां, यानी कौन कौन सी सीमाएं हैं और कौन कौन सी इसमें चुनौतियां आप लिख सकते हैं। औद्योगिक विकास पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया, यानी इस टाइम पे कृषि पर ध्यान दिया गया था, लेकिन औद्योगिक जो विकास है उसे वो एक तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सामाजिक क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्य में पर्याप्त प्रासंगिक नहीं थी, यानी जो समाज है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। योजनाओं की सफलता पर
प्रवर्तन और क्रियान्वयन तंत्र की कमी प्रभाव होती है, यानी हम इनमें ये सारी जो कमी है वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या। आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना भारत में नियोजित विकास की आधारशिला थी, यानी जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो भारत की एक तरह से नियोजित विकास की आधारशिला थी। इसने एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य किया, और ये एक तरह से व्यवस्थित दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही थी। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे यद्यपि इसकी सीमाएं भी थी, फिर भी यह योजना स्वतंत्र भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शुरुआत रही, जिसने आगे की योजना के लिए दृष्टिकोण और ढांचे को प्रदान किया, और आगे की योजना किस तरह से होगी ये भी इसी योजना ने एक तरह से हमें राहत दी थी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर थोड़ी बहुत इधर उधर की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उनको अवॉइड करना, क्योंकि मेरे घर के आसपास में थोड़ा इंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आए। ठीक है, आप लोग अपने क्वेश्चंस पे ध्यान देना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में महिला आंदोलन के मुद्दों की विवेचना कीजिए, यानी जो भारत है इसमें जो महिला आंदोलन के मुद्दे हैं उनके बारे में आपको विवेचना करनी है। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, चलिए परिचय से देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे भारत में महिला आंदोलन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की समानता, आधार और गरिमा की प्राप्ति के लिए वो एक संगठित प्रयास है। यानी देखिए जो महिलाएं होती हैं उनके लिए जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो समानता आधारित जो गरिमाएं थी उनको प्राप्त करने के लिए कुछ संगठन बनाए गए, जिसको हम महिला आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। यह आंदोलन विभिन्न चरणों में विभाजित रहे, जैसे औपनिवेशिक काल, स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत का दौर। यानी ये जो संगठन है या ये कहें ये जो आंदोलन है ये कई कालों में विभाजित थे, जैसे कि हमारा औपनिवेशिक काल हो गया, स्वतंत्रता संग्राम हो गया और स्वतंत्र भारत का दौर हो गया। समय के साथ महिला आंदोलन के मुद्दों और स्वरूपों में बदलाव आया, और समय के साथ साथ हम इनके जो मुद्दे थे, इनका जो स्वरूप था उसमें चेंजेस देख सकते हैं। अब हम देखेंगे महिला आंदोलन के प्रमुख मुद्दे, यानी जो महिला आंदोलन है इनके क्या क्या प्रमुख मुद्दे थे। तो पहला आप इसमें लिखेंगे सामाजिक असमानता और भेदभाव। किस तरह से जो सामाजिक असमानता और भेदभाव था, इसमें आप लिखेंगे दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आंदोलन। क्योंकि देखिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो हमारा दहेज प्रथा थी वो तो आज भी है, बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा हो गई, सती प्रथा हो गई, ऐसी जो कुरीतियाँ थी बहुत ज़्यादा थी हमारे समाज में, जिन्हें हटाने के लिए आंदोलन चलाए गए थे। सामाजिक सुधारकों जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा गांधी ने भी महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई थी। देखिए ये जो लोग हैं इन्होंने जो महिलाएं होती हैं उनके लिए एक तरह से आवाज़ उठाई थी, उनके ये जो अधिकार हैं उनके लिए। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा और सशक्तिकरण। किस तरह से महिलाओं की शिक्षा के अधिकारों के लिए आंदोलन हुए ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शिक्षा को सशक्तिकरण का माध्यम बनाया गया, क्योंकि देखिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी व्यक्ति को सशक्त बना सकता है, उसे आगे बढ़ा सकता है, इसीलिए शिक्षा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कानूनी अधिकार। किस तरह से विवाह, तलाक, संपत्ति अधिकार और उत्तरदायी जैसे मुद्दों पर महिलाओं ने समान कानून की मांग की। यानी देखिए ऐसे जो मुद्दे होते हैं जैसे कि तलाक हो गया, विवाह हो गया, संपत्ति अधिकार हो गया, ऐसी चीज़ों में महिलाओं की राय ही नहीं ली जाती थी। तो ऐसे मुद्दों में महिलाओं ने समान कानून की मांग की, क्योंकि अगर विवाह करना है तो सिर्फ पुरुष से पूछ लिया, महिला से पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। तलाक लेना है तो पुरुष ने दे दिया, महिलाओं की राय पूछी ही नहीं जाती थी। तो इस वजह से जो ऐसे मुद्दे हैं उन पे महिलाओं ने समान अधिकार की मांग की कि भाई हमारी भी राय इतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी एक पुरुष की हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हिंदू कोड बिल 1955 और 56 इसका उदाहरण है, जिसमें महिलाओं को संपत्ति और विवाह संबंधित अधिकार दिए गए। और 1955 और 56 में ये जो संपत्ति और विवाह अधिकार हैं ये महिलाओं को दे दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे यौन हिंसा और सुरक्षा। किस तरह से घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि मुद्दों को लेकर जागरूकता और न्याय की मांग के लिए आंदोलन हुए। यानी जो हमारी घरेलू हिंसा है, यौन उत्पीड़न है, ऐसे जो मुद्दे हैं उनके लिए मांग की गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ताकि महिलाएं उनके विरुद्ध या फिर उनसे आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे
निर्भया कांड जो कि हमारा 2012 में हुआ था के बाद कानून में संशोधन और महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय बहस तेज हो गई, ताकि जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा और जो उनकी जिम्मेदारी है वो कोई ले सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक भागीदारी। किस तरह से राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं ने राजनीतिक आरक्षण की मांग की ताकि वो भी राजनीति में जा सकें और अपनी जो मुद्दे हैं, अपनी जो समस्याएं हैं वो जनता या फिर ये कहें सबके सामने प्रकट कर सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन महिलाओं को पंचायत और नगर पालिका में 30% आरक्षण देता है। यानी 73 और 74वां जो संविधान संशोधन है वह महिलाओं को पंचायत और नगर पालिका में 33% आरक्षण देता है ताकि महिला उसमें आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आर्थिक अधिकार और श्रम। किस तरह से जो आर्थिक अधिकार है और श्रम है, इसमें आप लिखेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन, मातृत्व लाभ, घरेलू कार्य और समानता जैसे मुद्दे भी आंदोलन का हिस्सा बनी। यानी जो समान वेतन होता है, समान मातृत्व लाभ होता है, घरेलू कार्य होते हैं, उन सभी के लिए समान मुद्दा होना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर घर का काम है तो आजा बेटी तू कर दे, अगर बाहर का काम है जा बेटा तू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अगर जो भी लड़का, अगर कोई आपका लड़का है जो बहुत अच्छा खाना बना सकता है तो बेशक उन्हें खाना बनाने की परमिशन होनी चाहिए। लड़की है जो नहीं बना सकती बट वो कुछ और अच्छा कर सकती है तो उसे परमिशन होनी चाहिए कि वो कुछ जो अच्छा कर सकती है वो उस कैटेगरी में जा सके। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे अधिकार हैं या ये कहूँ इस तरह की जो मांग है उन्हें रखा गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे भारत में महिला आंदोलन ने न केवल सामाजिक कुरीतियों और भेदभाव को चुनौती दी थी बल्कि महिलाओं को संवैधानिक कानून और राजनीतिक अधिकार दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। यानी देखिए ये जो महिला के जो आंदोलन हो रहे थे, ये कानून जो आ रहे थे, इन सभी ने सिर्फ महिलाओं को एक तरह से चुनौती या महिलाओं की जो बहुत ज़्यादा जिंदगी बेकार थी उसको चुनौती देने का काम ही नहीं बल्कि जो संवैधानिक कानूनी राजनीतिक अधिकार है वो भी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कि अभी भी पितृसत्तात्मक मानसिकता और संरचनात्मकता असमानता मौजूद है और आज भी हम कह सकते हैं जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है वो भी है। क्योंकि देखिए अगर आप भी मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको भी कुछ वर्ड्स या कुछ लाइन्स ऐसी हो कि आपको लगे कि नहीं मैम ऐसा थोड़ी ना होता है, समाज में तो पुरुषों का ही प्रधान है, पुरुष ही सबसे आगे हैं। तो कुछ जगह ऐसी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि हमारा समाज अब भी पितृसत्तात्मकता की ओर रहता है। तो इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो महिला हैं और पुरुष हैं दोनों को समान अधिकार मिल सके। फिर भी महिला आंदोलन भारत में लोकतंत्र और समानता की दिशा में एक सशक्त प्रयास कर रही हैं। लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं जो महिला आंदोलन है वो लोकतंत्र में और समाज में की दिशा में जो सशक्तिकरण है, जो महिलाओं को सशक्त बनाना और उजागर बनाने का जो प्रयास है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहे या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग वीडियो नंबर 6 में कवर करेंगे। एंड फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस आएँ आपके उनको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप फटाफट से उन्हें देखकर अपनी स्टडी कंप्लीट कर लिए। फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड अगर आप इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों जगह आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है या कोई डाउट रहता है या किसी और सब्जेक्ट की आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस सब्जेक्ट की भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना क्योंकि जिस तरह से मैं आपके लिए हेल्प कर रही हूँ आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप थोड़ी सी मेरी भी हेल्प करें। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।